Hello students, welcome to the D Chemistry classes. I am Deepen Kumar and today I am going to discuss state of matter. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस किया था. अब यहाँ पर हम स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको बता दें जो मेन आपके स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं वो तीन ही हैं आपके: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड स्टेट, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो जनरली जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है जो सॉलिड है, देखने में जो आपका बेसिकली ऑब्जर्व होता है वो यही है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका सॉलिड स्टेट है, अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है यहाँ पर जो आपके उसमें जिनसे वो बना है, कोई भी मैटर है जिनसे वो बना है तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आर टाइटली हेल्ड विद ईच अदर इन कंपैरिजन लिक्विड एंड गैसेस. यानी कि जो आपके लिक्विड एंड गैस पार्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में. तो ये आपके सॉलिड हैं. और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जानने लायक हैं. यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है आपका सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल का मतलब है यहाँ पर ये आपके जो सॉलिड मैटर्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. जब टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनको आप प्रेस नहीं कर सकते. अगर आप उन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो अनएफेक्टेड रहेगा, यानी कि प्रेशर का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है. इतने ज़्यादा वो टाइटली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, आप कितना भी उन पर प्रेशर अप्लाई कर लीजिए. तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आप सॉलिड जो मैटर्स हैं वो आपके हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं. उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं या टाइटली हेल्ड होते हैं, या कह सकते हैं उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है. दूसरा आपका पॉइंट है सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, तो आपका जो अभी हमने ऊपर आपको डिस्कस किया है पॉइंट, इसको आप आंसर में लिख सकते हैं. कैसे? बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड मैटर्स हैव नो स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रांगली या टाइटली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से ये अपने शेप या वॉल्यूम में चेंज के अगेंस्ट होते हैं, उसमें वो चेंज नहीं होने देते हैं उसको. तो ये जो आपका डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम वाला पॉइंट है, इस पर अगर क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो आंसर में आप ये दे सकते हैं क्योंकि ये अपने शेप और वॉल्यूम में चेंज का क्या करते हैं, चेंज का विरोध करते हैं, या कह सकते हैं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं. वो अपनी पोजीशन को फिक्स रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं. यहाँ पे मेंशन भी किया है बिकॉज, यहाँ दूसरा पॉइंट, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन दियर शेप. ठीक है, वो अपने शेप को मेंटेन करने की उनमें टेंडेंसी होती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है सॉलिड्स हैव वेरी लिटिल स्पेस. अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो आपका सॉलिड होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. उनके बीच में बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है और इस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं. एक नया वर्ड है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉलिड पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये ऑब्जर्वेबल है, आप इसको अपने घर में भी कर सकते हैं. सॉलिड पार्टिकल्स या कोई सॉलिड मैटर है, ऑब्जेक्ट है, उसको जब आप टेम्परेचर देते हैं तो एक उसमें कंडीशन ऐसी बनती है या एक उसमें सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके वो क्या होने लगते हैं, वो हिलने लगते हैं एक दूसरे, मतलब अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, हिलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं. तो यहाँ पर ये जो आपका वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स में, ये काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से होता है. अब क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है. तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट आपका मूविंग पोजीशन में होता है, यानी कि वो चल फिर रहा होता है. ठीक है, वो आपकी एनर्जी जो है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. तो जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं सॉलिड मैटर का, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और देन धीरे धीरे वो लिक्विड्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं.
तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी है, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में है ये जो हीट उसमें सप्लाई की जाती है, एक ऐसी सिचुएशन भी होती है सॉलिड मैटर्स में कि आप उसको हीट करते जा रहे हैं और पार्टिकल्स उसके वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब उसके पार्टिकल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, देन उसके बाद में जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का, जैसे आप किसी भी बर्नर से उसको हीट कर रहे हैं तो बराबर उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसको और एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उतनी ही एनर्जी को लेकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन भी आता है कि जो हीट हम उसको सप्लाई करते हैं वो कहाँ चली जाती है, जो ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कहाँ चली जाती है। तो देखते हैं वो कहाँ चली जाती है। जो एनर्जी आपकी सप्लाई की जाती है हीट के फॉर्म में किसी भी मैटर को, वो जो मैटर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको ब्रेक करने में यूज़ हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी है द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट इन यूज्ड टू वीकेंस। वीकेंस का मतलब होता है उसको कमज़ोर कर देना, उसको वीक कर देते हैं। वीकेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स, उनके बीच में जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा है, उसको वीक करने में यूज़ हो जाती है। तो आई थिंक ये जो आपका पॉइंट है इस पर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। मल्टीपल चॉइस हो सकता है या फिर आपका सब्जेक्टिव हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो आपका टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अभी हमने इसी पॉइंट में आपको बोला था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर या कह सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर जिस पर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, या पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे लिखा भी है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स बिकम अ लिक्विड, यानी कि जो आपका सॉलिड है वो किस में चेंज होने लगे, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो वो आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। और इसमें साथ में एक और कंडीशन होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760 mmHg होता है। इसमें वैल्यू भी हमने नहीं मेंशन की है क्योंकि अभी आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए ये ठीक नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जो आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन टर्म है। नेक्स्ट इसमें एक नोटेबल पॉइंट है जिसको आपको लर्न रखना है। ड्यूरिंग द मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका, जब किसी भी सिस्टम का या सॉलिड मैटर का मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, देन उसके बाद में और हमको हीट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो हीट है वो कहाँ चली जाती है, वो स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने में यूज हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी था मैंने कि वीकेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जब पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो उनका स्टेट ऑफ मैटर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है आपका, चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। जो आपकी एनर्जी सप्लाई की जाती है वो आपकी स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने में यूज हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं और वीकेंस, यही आपकी सेम लाइन है जो यहाँ पे हमने आपको बताई थी। तो ये पॉइंट जो है इस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन हम ये करें कि आइस जो होता है, ठीक है, बर्फ जो है आइस, उसको जब मेल्ट करते हैं तो जब आइस आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आइस पीस जो आपका है जब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, देन उसके बाद में उसका टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट सा हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, चेंज नहीं होता है। तो चेंज क्यों नहीं होता है, ठीक है, जबकि हम लोग उसको बराबर हीट करते ही रहते हैं। जैसे मान लिया हीट करना स्टार्ट किया, आइस जो पीस है वो आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। आप ऐसा तो नहीं है बर्नर नीचे से हटा लेंगे वो आइस मेल्ट होता चला जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम बर्नर को बराबर नीचे उसको रखे हुए हैं, उसको हीट बराबर सप्लाई कर रहे हैं, देन फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो उसका मतलब क्या है, जो आप हीट उसमें सप्लाई कर रहे हैं वो सारी हीट आपकी कहाँ जा रही है, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में यूज़ हो जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो यही आपका जो बर्फ़ का केस, हमने भी आइस का केस लिया था, ऐसा ही क्वेश्चन आपका अगर आता है
तो आई थिंक आप ये आंसर उसमें मेंशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, दोनों ही कॉमन आंसर हैं। नेक्स्ट आपका है लेटेंट हीट। जो आपकी ये हीट है जो एकदम से उसमें जाती है और यूज़ हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है, एकदम लेटेंट टाइप में होती है, तो उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन टर्म है वो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। यानी कि जो 1 kg सॉलिड होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी आपकी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और जो आपकी लेटेंट हीट, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये मेल्टिंग पॉइंट तक होनी चाहिए, यानी कि एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ जो आपका डेफिनीशन है वो ये है आपका, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो आई थिंक आपको ये लर्न रहेगा, आसान है थोड़ा सा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, जो हीट आपकी सप्लाई की जा रही थी, इसी को आप लेटेंट हीट ही बोलते हैं। तो ये लेटेंट हीट होती है, इसीलिए टेम्परेचर को चेंज नहीं करती है, ये एकदम गुप्त तरीके से अपना काम करती रहती है। नेक्स्ट आपका नोटेबल पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री टेम्परेचर हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आइस एंड वाटर दोनों में H2O होता है, ठीक है। H2O यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है H2O, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये H आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आपका कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया था। H2O, दोनों ही H2O हैं। आइस भी आपका होता है, वो भी वाटर से बनता है, और वाटर जो होता है उसमें H2O मॉलिक्यूल होता है, यानी कि दोनों के में वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम है, बट दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाटर है आपका, यानी कि लिक्विड है, ठीक है, और ये आपका क्या है? आइस है, सॉलिड है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड्स पार्टिकल्स की कम होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इससे मैटर नहीं करता, इसमें स्टेट ऑफ मैटर जो है आपका वो मैटर करता है। तो यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आइस में, उनकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी, ठीक है। और जो आपका वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लिक्विड है आपका और ये आपका सॉलिड है। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ मैटर है, किस टाइप का है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, इस पर मैटर करता है। तो ये आई थिंक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखिएगा और इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपकी लिक्विड स्टेट है, ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट। तो जैसा कि अभी हमने आपको सॉलिड स्टेट में बताया था कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के लिए, तो उसमें बहुत कम स्पेस होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। बट यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये थोड़े से लूजली बाइंड होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर 2 स्टेट ऑफ मैटर से आपको कंपैरिजन भी करना है, सॉलिड से भी करना है और गैस से भी करना है। तो यहाँ जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनमें बहुत ही वीक अट्रैक्शन होता है या वीक अट्रैक्शन होता है इन कंपैरिजन सॉलिड्स, एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इन कंपैरिजन गैस पार्टिकल्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल देन गैस एंड मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे जो लिक्विड्स आपके स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उनको थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड्स के कंपैरिजन, और कम कंप्रेस किया जा सकता है गैस के कंपैरिजन। तो यहाँ पे इसको हम डायग्रामिकली अंडरस्टैंड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 हमने डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। इनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्टिकल्स की पैकिंग हमने दिखाई है कि किस तरह से सॉलिड पार्टिकल्स आपके पैक होते हैं, इस तरह से पैक होते हैं। यहाँ पर ये जो आपका डायग्राम है लिक्विड पार्टिकल्स की पैकिंग है और ये आपके गैस पार्टिकल्स की पैकिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही स्मॉल स्पेस है, बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर होता है, इतनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स एकदम अरेंज्ड हैं रेगुलर पैटर्न में। यहाँ पर जो लिक्विड है इसमें इरेगुलरली हैं और उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी है। तो जब इसको हम कंप्रेस करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं कंप्रेस होने वाला क्योंकि इसके बीच में स्पेस नहीं है, बहुत कम है। इसको जब कंप्रेस करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आपका
स्टेट है वो क्या होगा, सॉरी जो लिक्विड पार्टिकल है या लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। अब इसकी बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में इंटरस्टेलर स्पेस गैस स्टेट ऑफ मैटर में होता है। तो यहाँ पर जब स्पेस इसमें सबसे ज़्यादा है तो इसके कंपैरिजन इनको थोड़ा सा कम कंप्रेस किया जा सकता है। अभी इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका गैस होगा ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा इससे और इससे, दोनों से भी ज़्यादा। तो ये जो डायग्राम बने हैं इनसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लिक्विड्स जो होते हैं वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं गैस के कंपैरिजन एंड मोर कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन। इनका जो रीज़न है वो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है। इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये आपका कंप्रेसिबिलिटी का जो रेट है वो दोनों से चेंज होता है, डिफरेंट होता है, इससे ज़्यादा होता है और इससे कम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, यानी कि जो लिक्विड होते हैं उनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है और उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज के लिए वो क्या करते हैं, वॉल्यूम को रिटेन रखने की उनमें टेंडेंसी होती है, बट शेप को रिटेन करने की टेंडेंसी नहीं होती। उनको जिस विशल में आप उनको पैक करेंगे, जैसे आपने एक सिलेंडर में पैक किया तो उनका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। आपने एक स्फीयर में पैक किया तो उनका शेप आपका, उनका जो लिक्विड्स जो है आपके वो स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे। यानी कि जिस विशल में आप इनको रखेंगे, जिस पॉट में आप इनको रखेंगे उसी का शेप ही क्या करेंगे, अटेंड कर लेते हैं। इसलिए इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सॉलिड्स आर डिफ्यूज्ड इन लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसके इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि KMnO4 के क्रिस्टल लीजिए, वाटर में उनको डाल दीजिए एक क्रिस्टल को, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, पिंक कलर जनरेट होना स्टार्ट होता है और वो पूरे वाटर में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसमें जो आपका KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था वो सॉलिड था, ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे क्या होते थे, मूव करना स्टार्ट करते थे और पूरे वाटर में क्या हो जाते, एक जैसे सब तरफ मूव कर जाते थे। तो वो जो आपका मूवमेंट होता है उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है सॉलिड्स आर डिफ्यूज्ड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, फ्री हो जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इज हायर देन सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन रेट लिक्विड में, देखिए लिक्विड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में, तो सॉलिड का जो लिक्विड में डिफ्यूजन रेट है वो स्लो होता है, बट लिक्विड का लिक्विड में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड के पार्टिकल्स से। यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स हैव मोर फ्रीली देन सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फ्री होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के कंपैरिजन। दूसरा, अगर यहाँ पे एक और टर्म ऐड करना चाहें, लिक्विड पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज। बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स में हमने आपको डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल वैसे ही ये भी है आपका। इसमें भी जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बॉइलिंग टेम्परेचर, तो बॉइलिंग टेम्परेचर बोलें या इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलें। जैसे आपने सॉलिड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, वैसे ही लिक्विड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी गलती से भी लिक्विड्स में मेल्टिंग पॉइंट की बात मत करिएगा, क्योंकि लिक्विड्स हमेशा बॉयल होते हैं और जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा मेल्ट होते हैं। तो सॉलिड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है और लिक्विड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन भी अप्लाई होती है। तो इस टर्म को ध्यान रखिएगा कि ये आपका लिक्विड स्टेट से रिलेटेड है, सॉलिड से नहीं है। कभी भी सॉलिड स्टेट के लिए बॉइलिंग पॉइंट वर्ड मत यूज़ करिएगा। नेक्स्ट आपका एक नोटेबल पॉइंट है द पार्टिकल्स इन स्टीम वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन द पार्टिकल्स इन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो स्टीम होती है उसमें उसकी लेटेंट हीट होती है, ठीक है, उसकी लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, वाटर से ज़्यादा होती है। वाटर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखिए या फिर
स्टीम रखी है, तो स्टीम का जो पार्टिकल है उसमें लेटेंट हीट होने की वजह से स्टीम जो होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। तो वो जो आपका स्टीम है, स्टीम में जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इन कंपैरिजन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर आपका एक लिक्विड है, ठीक है, हालांकि वो बॉयल करेगा बट स्टीम नहीं है, तो इसलिए जो आपके स्टीम पार्टिकल्स हैं उनमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इसलिए ये आपके जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा एनर्जी गेन किए होते हैं इन कंपैरिजन पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो आपके पॉइंट हैं इसमें रीजनल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा क्यों होता है, मेंशन द रीज़न ऑफ योर आंसर, इस तरह से। तो इनमें आपको ये मिल सकते हैं एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द लिक्विड्स आर कंप्रेस्ड। अभी हम बात कर रहे थे कि जो लिक्विड होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट जो था। तो यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, जब प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही इस पर प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही जो है आपका ये डिस्टेंस का कम होना, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। तो ये कंप्रेस होते हैं, जब इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं अंदर की तरफ। बिकॉज लिक्विड्स हैव सम इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया है प्रीवियसली, तो ये जो पॉइंट है ये भी आप पहले स्टडी कर चुके हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको, और बहुत ईजी है, इसको आप देख सकते हैं। प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा सॉलिड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, लिक्विड एंड गैस पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि लिक्विड्स एंड गैस जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, बट सॉलिड में बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि वो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होता है कंप्रेशन के लिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आपकी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है गैस स्टेट। इसमें हम देखेंगे, जैसा कि अभी पहले भी आपको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके लिक्विड सॉलिड हैं वो आपके किस तरह से उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो गैस जो है आपका, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपल होते हैं। उनमें अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्शन होता है, बहुत ही हाईली एक दूसरे से रिपल करते हैं। और यहाँ जो रिपल्शन है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड और जो आपके लिक्विड हैं दोनों के कंपैरिजन। दूसरी बात ये है कि गैसेस जो होते हैं वो आपके न तो उनमें वॉल्यूम फिक्स होता है ना उनका शेप फिक्स होता है, क्योंकि उनमें उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो शेप है, उनको कंट्रोल करने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका गैस स्टेट ऑफ मैटर है उसमें फिक्स ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स है ना आपका शेप फिक्स है, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। थर्ड आपका पॉइंट है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि जो गैसेज हैं, अभी हमने आपको प्रीवियसली डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझाया था कि जो आपके गैस पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, उनके बीच में काफ़ी इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इस वजह से उनको जो है काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका गैस है स्टेट ऑफ मैटर उसको सॉलिड या लिक्विड के कंपैरिजन, दोनों के कंपैरिजन ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके बीच जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉलिड या फिर लिक्विड के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तीसरा एक नोटेबल पॉइंट है कंप्रेस्ड गैस की अगर हम बात करें तो जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कुकिंग में यूज़ होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई की जाती है, या ये जो CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब आपकी कंप्रेस्ड गैस होती हैं। कहने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट इनका क्या किया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस करने के बाद इनको छोटे सिलेंडर में पैक करके इन्हें सेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो LPG है, ऑक्सीजन जो आती है हॉस्पिटल्स में, या LPG जो हम घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो ये आपकी कंप्रेस्ड गैस होती है, ठीक है। इसे बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फिल करके सेल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखिए CNG जो है एज फ्यूल यूज़ की जाती है इस समय व्हीकल्स में। उसका रीज़न आपको बता दें कि CNG जो है आपकी एक गैस है, ठीक है, और गैस जो होती है उसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो ये जो आपका CNG है एक ऐसा फ्यूल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को कम वॉल्यूम वाले सिलेंडर में या छोटे सिलेंडर में इसको भर के
इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए सीएनजी जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, या कह सकते हैं इसका यूज़ एज फ्यूल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, सीएनजी इज़ यूज एज फ्यूल इन व्हीकल्स ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर, यानी कि जो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है सीएनजी का वो बहुत कम स्पेस वाले सिलेंडर में पैक किया जा सकता है, एंड ट्रांसपोर्ट ईजिली, यानी कि इसको आसानी से ले जाया जा सकता है कहीं भी। तो ये थोड़ा सा आसानी है इसमें, इसलिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैस पार्टिकल्स मूव फास्टर एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा तो वो एक दूसरे से काफ़ी फ्री होंगे मूवमेंट के लिए, जो कि आपका सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो गैस पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, सॉलिड या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेज आर हाईली कंप्रेस, ठीक है, जो गैसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस की जा सकती हैं, क्योंकि उनके बीच में उनके जो पार्टिकल्स हैं गैसेज पार्टिकल्स, उनमें इंटरस्टियल स्पेस सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इनको हाईली कंप्रेस गैस भी, या इनका जो कंपैरिजन है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल तक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गैसेज आर डिफ्यूज्ड फास्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, तो सबसे ज़्यादा आपकी गैस जो है या गैसेस पार्टिकल हैं वो सबसे तेज रेट से या सबसे फास्ट रेट से आपके डिफ्यूज़ हो जाएंगे, या यूँ कह लीजिए सबसे फास्ट रेट से वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे और पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे मीडियम में एक्सपैंड कर जाएंगे, फैल जाएंगे। तो गैसेज आर डिफ्यूज्ड फास्टर एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि जो आपका हॉट कुकिंग फूड होता है, यानी कि जो गर्म खाना होता है, उसकी स्मेल हमें दूर तक बहुत जल्दी आ जाती है, बट जो ठंडा होता है या कोल्ड फूड होता है उसमें नहीं आती है। तो उसका रीज़न आपको बता दें कि जो आपका हॉट कुक्ड फूड होता है उसमें वेपर्स निकलते हैं, ठीक है। जो वेपर्स हैं वो आपके स्मेल को कैरी करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ काफ़ी दूर तक बहुत जल्दी फ्यू सेकेंड्स में आपका जो स्मेल पहुँच जाता है। तो जो आपका स्मेल पार्टिकल हैं वो एक वेपर की तरह है, एक गैस पार्टिकल की तरह हैं। और अभी हमने आपको ऊपर डिस्कस किया है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बहुत तेज़ी से वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ जो आपका हॉट कुक्ड फूड है इसमें जो स्मेल है वो एक गैस स्टेट ऑफ मैटर में होती है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं स्मेल के वो बहुत ही हाई स्पीडिंग पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें डिफ्यूज़न बहुत फास्ट होता है। तो बहुत जल्दी वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, इसलिए हम तक बहुत जल्दी इसकी स्मेल आती है। और जो ठंडा खाना होता है उसमें, या कोल्ड जो फूड होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, उसमें कोई वेपर्स नहीं होते, इस वजह से वो हमें दूर तक नहीं उसकी स्मेल आती है, वो हमें दूर तक ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं उसकी स्मेल को। तो ये एक नोटेबल पॉइंट है, इसमें रीजनल टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई द गैस। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या आप गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है। तो या इसका मतलब कह सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग मतलब होता है कम कर देना। तो प्रेशर को बढ़ाना है, ठीक है, और टेम्परेचर को कम करके दोनों को लगाना है। देखिए यहाँ प्रेशर को अगर कम करेंगे, प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है, जो कि लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। टेम्परेचर को कम कर देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी गैस को लिक्विडफाइड किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर या डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। एंड जो अभी आपने तीनों स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं, इतने आपके मेन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बहुत ही हाल ही में रिसर्च में आए हैं या इन्वेंट किए गए हैं। जैसे आपका प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें जो एग्जांपल है, जैसे आपका टेल ऑफ कॉमेट, यानी कि जो शूटिंग स्टार होता है उसकी जो टेल होती है
उसमें ये आपका प्लाज्मा होता है। साथ में जो अर्थ आयनोस्फीयर है, एक आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट है, इसको हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे, उसमें भी प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट आपका है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, ये आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें एग्जांपल में आप सुपर कंडक्टर्स ले सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं विद ज़ीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फर्मियोनिक कंडेंस स्टेट, ये आपकी सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर है और इसमें आपका एग्जांपल है हीलियम 3, आपका एक सुपर फ्लड होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपके सुपर फ्लड्स जो होते हैं वो आपके एग्जांपल में आते हैं। तो हीलियम 3 आपका एक सुपर फ्लड है, एक लिक्विड है, ठीक है। तो आई थिंक आपके सामने अभी तक 6 स्टेट ऑफ मैटर हैं, ध्यान रखिएगा। 3 स्टेट ऑफ मैटर ऐसे हैं जो कि बहुत ही फंडामेंटल हैं, मेजर हैं, बहुत ही ब्रॉड स्तर पर हैं, ठीक है। तो अभी जो अगर क्वेश्चन किया जाता है आपसे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर या जो भी है, तो उसमें आपको 3 ही बोलना है। बट अगर फर्दर क्वेश्चन किया जाता है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि देयर आर 6 काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा, फिफ्थ इज बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट एंड सिक्स्थ इज फर्मियोनिक कंडेंस स्टेट। तो इनको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिए।